हाँ स्टूडेंट, देखिए अपना टॉपिक चल रहा था कंपनी ऑडिट, और कंपनी ऑडिट में हमने कल कंपनी अंकेक्षक के कर्तव्य कंप्लीट कर लिए थे। अब मैं आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूं कंपनी अंकेक्षक के अधिकार। कंपनी अंकेक्षक के अधिकार, राइट्स ऑफ कंपनी ऑडिटर। कि कंपनी अंकेक्षक के क्या अधिकार हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कंपनी ऑडिटर के जो अधिकार हैं कंपनी एक्ट में कहीं दिए हुए ही नहीं है। अधिकार की कोई अलग से सेक्शन है ही नहीं, केवल एक सेक्शन है 146 जो मैं आज आपको कराऊंगा। तो सर फिर आपने कहां से निकाल लिए अधिकार? जो कर्तव्य हैं उन्हीं में से क्या निकले हैं? अधिकार। भाई कर्तव्य हैं तो अधिकार तो मिलेंगे ही। जैसे आपने मेरे से सबसे पहला कर्तव्य पढ़ा था धारा 143 की उपधारा 1 में, बताओ क्या पढ़ा था? आप कह रहे हो पूछताछ। क्या कर्तव्य है? अंकेक्षक कुछ मामलों की क्या करेगा? पूछताछ करेगा। और संतुष्ट हो तो साइलेंट रहेगा, असंतुष्ट हो तो रिपोर्ट में मेंशन करेगा। अब आप बताओ, मुझे अगर ये मेरा कर्तव्य परफॉर्म करना है तो कुछ अधिकार भी दो। बिना अधिकारों के मैं अपना कर्तव्य, बिना अधिकारों के मैं अपना कर्तव्य कैसे परफॉर्म करूं? आपने कहा साहब पूछताछ करो, संतुष्ट हो तो साइलेंट रहो, नहीं तो रिपोर्ट में मेंशन करो। तो पूछताछ करूंगा तो डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, उनकी जांच पड़ताल भी करनी पड़ेगी। अगर आप मुझे जांचने का अधिकार नहीं दोगे, पूछने का अधिकार नहीं दोगे, सूचना प्राप्त करने का अधिकार नहीं दोगे, तो मैं अपने कर्तव्य को कैसे निष्पादित करूंगा? इससे कर्तव्य की कोई अलग से धारा नहीं है। धारा कौन सी है? कर्तव्य की। अधिकार की कोई धारा नहीं है। तो पहला अधिकार मैं आपको करवाने जा रहा हूं। अंकेक्षक का अधिकार क्या है? कंपनी की लेखा पुस्तकों तक, कंपनी की लेखा पुस्तकों तक सभी समय पहुंच का अधिकार। कंपनी की लेखा पुस्तकों तक सभी समय पहुंच का अधिकार। अब इसकी कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी दे रहा हूं। कौन सी? 143 की सबसेक्शन 1। आप कहेंगे सर ये तो अंकेक्षण पूछताछ था। बिल्कुल, एक्ट में अंकेक्षण पूछताछ ही लिखा हुआ है, पर उसी के तहत हमने क्या निकाल लिया? ये अधिकार निकाल लिया। बताओ नाम से क्या लग रहा है आपको? आप बताएं। नहीं मालूम है मुझे, आपका पहला दिन है, पर ये हिंदी में लिखा हुआ है, उर्दू तो है नहीं। तो आप इसको देख के कुछ समझ पा रहे हैं? और ऑडिट तो है ही क्या, समझने का खेल है। बताओ वो जो पढ़ना पड़ रहा है क्या आपको? अब एक दो सेक्शन वेक्शन याद करनी पड़ती है बस, इसके अलावा तो और क्या लेना देना है। समझ में आ गया तो आंसर बिल्कुल सही है। और आप ये जो ही कंप्लीट करो, हिंदुस्तान का कोई भी पेपर उठा लो, किसी भी एग्जाम का, आपको लगेगा अरे इतना आसान सा है। क्योंकि चीजें समझने की है, ऑडिट में रटने की चीजें नहीं है। आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रटना पड़ेगा कि किसमें क्या लिखा हुआ है, किसने कौन सी परिभाषा दी, वहां रटना पड़ता है, यहां समझना पड़ता है। बताओ नाम से क्या लग रहा है आपको? अब देखो इनका पहला दिन है, अभी तक इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ। नहीं पढ़ा हुआ ना? ये और बढ़िया बात है कि सर हम तो बीटेक वाले हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है। 16 साल का मेरा अनुभव है पढ़ाने का। 2006 में मैं सीए बना था। अब तक जूनियर अकाउंटेंट में हमने जितने सिलेक्शन कराए पूरे राजस्थान में किसी ने नहीं कराई, और उनमें सबसे ज्यादा जो सेलेक्ट हुए हैं वो अदर देन कॉमर्स वाले हुए हैं। और सबसे कम नंबर किसका आता है? कॉमर्स वालों का। उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि सब फर्स्ट पेपर कॉमर्स वालों का कमजोर रहता है और अदर देन कॉमर्स वालों का सॉलिड रहता है। तो फर्स्ट पेपर में वो मोर्चा मारते हैं, सेकंड पेपर में है ही क्या, वो यहाँ आके तैयार कर लेते हैं। और आप ये मत समझना कि कॉमर्स वालों का तैयार है, ये कॉमर्स वाले भी बैठे होंगे यहाँ पे खूब। कोई है क्या आप में से कॉमर्स वाला?
आप हैं, ये बच्ची से पूछते हैं, ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। देखो कॉमर्स वाली की बात करते हैं, बेटा ऑडिट पढ़ी हुई है कभी? कॉमर्स में कभी नहीं पढ़ी? नहीं, आप पहले बताओ, ऑडिट सब्जेक्ट 11th में थी? नहीं थी। 12th में? नहीं थी। तो कहाँ आई? बीकॉम में। और बीकॉम में हम पढ़े कैसे? 1 वीक सीरीज से। तो आप में और इनमें सिर्फ एक नाइट का फर्क है, समझ रहे हो? इतना ही फर्क है बस आप में और इनमें। हाँ, एक अकाउंट सब्जेक्ट में इनका थोड़ा बेसिक क्या होता है, ठीक रहता है, क्योंकि 11th-12th में अकाउंट्स पढ़ी रहती है। तो हमारे मनीष सर तो उन्हीं को अकाउंट्स पढ़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं जो नॉन कॉमर्स हैं, समझ रहे हो? तो मेरी सब्जेक्ट में तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कॉमर्स वाला हो चाहे नॉन कॉमर्स वाला हो। मैं तो कह रहा हूँ सीए बैकग्राउंड का लिया हो, वो भी पढ़ेगा ही बेचारा। तो बताओ नाम से क्या लग रहा है आपको? कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। क्या समझ रहे हो? पहुंचाने नहीं, पहुंच। पहुंच का मतलब क्या है? एक तो ये समझने वाली बात आ गई, इस पूरी लाइन में पहुंच। एक तो कौन सा सब समझने वाली बात आ गई? पहुंच, एक्सेस करने का। एक क्या शब्द आ गया समझने लायक? लेखा पुस्तकों का मतलब क्या है? और एक सभी समय का मतलब क्या है? ये तीन ही तो शब्द हैं इसमें समझने लायक। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं लेखा पुस्तकों की, कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन कंपनी एक्ट में दी हुई है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन कंपनी एक्ट में दी हुई है, धारा 2 की उपधारा 13 में। परिभाषाएं सारी किसमें आएंगी? धारा 2 में। तो धारा 2 की उपधारा 13 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिफाइन किया गया है कि लेखा पुस्तकों में क्या क्या शामिल है। लेखा पुस्तकों में क्या क्या शामिल है, और जो शामिल है इसका मतलब वो सारी चीजें देखने का आपको क्या है? अधिकार है। उसको जांचने का आपको अधिकार है। तो लेखा पुस्तकों में क्या क्या शामिल है, सुनते जाओ। कंपनी की जितनी भी संपत्ति है और जितने भी क्या हैं दायित्व हैं, उनके लेखे किसका पार्ट है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। समझ में आ गया क्या? संपत्ति और दायित्व तो समझते हो ना? आपका मकान है, वो संपत्ति हो गई, और मकान पे कर्जा ले रखा है तो वो दायित्व हो गया। जो चुकाना है वो दायित्व, जो अपना है वो संपत्ति। तो कंपनी की जितनी भी संपत्ति और जितने भी दायित्व होंगे, उन सबके रिकॉर्ड किसका पार्ट है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। एक बात समझ में आ गई। दूसरा, कंपनी की जितनी भी प्राप्ति होती हैं और जितने भी क्या होते हैं भुगतान, उनसे संबंधित सारे रिकॉर्ड किसका पार्ट है? बताओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। भाई दो ही तो चीजें होंगी, या तो पैसा आएगा या जाएगा। उनके सबके रिकॉर्ड किस में आ जाते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एक बात ये भी समझ गए, कंपनी की जितनी भी आय है और जितने भी क्या है व्यय हैं, आय और व्यय के रिकॉर्ड वो भी किसका पार्ट है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। भी आपकी इनकम कहां से आई और खर्चा कहां हुआ, एक ही बात है। कई बार क्या होता है, प्राप्ति जब बात करते हैं तो वो केस बेसिस पे हो गया, नहीं समझे? जैसे आप लोगों से जो हमारे पास में फीस आई है, ये भी हमारी क्या आई है? प्राप्ति। आय नहीं हुई है, क्योंकि तो कंडीशनल है, वापस भी देनी पड़ेगी। समझ में आ रही है ना? आय और व्यय के रिकॉर्ड इसमें आएंगे। इसके अलावा अगर कंपनी ने, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो कंपनी में लागत लेखे भी बनेंगे। लागत लेखे जानते हो? कॉस्ट रिकॉर्ड। जैसे मान लो ये मार्कर बनाती है कोई कंपनी, तो ये मार्कर किससे बना होगा बताओ? प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक का दाने आए होंगे, फिर उसको पिघलाया होगा, इस शेप में डाला होगा, कुछ वेस्टेज चला गया होगा, कुछ बन गया होगा, कुछ पाइपलाइन में होगा, तो उसके रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। उसको क्या कहते हैं अपन? लागत लेखे। कंपनी के जितने भी क्रय और विक्रय के रिकॉर्ड हैं, परचेज और
सेल, ये सब किसका पार्ट है बताओ? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। यहां तक की बातें समझ में आ गई क्या? तो ये धारा 2 की उपधारा 13 में ये लिखा हुआ है कि सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या शामिल है। क्या क्या शामिल है? सभी संपत्तियां, सभी दायित्व, सभी प्राप्ति, सभी भुगतान, सभी आय, सभी व्यय, क्रय विक्रय। तो ये बताओ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। प्राप्ति आ गई, व्यय आ गया, सारे आ गए चीजें। तो यानी कि अकाउंट से संबंधित जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सब किस में आ जाते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो मुझे क्या देखने का अधिकार है? ये सारे रिकॉर्ड देखने का मुझे क्या है? अधिकार। ये बात समझ में आ गई? जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पढ़ते हो तो मैं आपको इसमें एक एग्जाम्पल देता हूं, मुझे इसका आंसर देना। कि साहब मैं कंपनी की ऑडिट करने गया और मैंने देखा कि कंपनी ने कुछ माल खरीद रखा है। क्या कर रखा है? अब आप नॉन कॉमर्स से आपसे पूछते हैं, एज एन ऑडिटर मैं उससे क्या डॉक्यूमेंट्स मांगू ताकि ये कंफर्म कर लूं कि वाकई में माल खरीदा है। आप भूल जाओगे आप पढ़ रहे हो, सिंपल बातें कर रहे हैं। किसी बंदे ने कोई माल खरीदा हुआ है तो मैं उसके पास क्या डॉक्यूमेंट्स मांगू कि मैं उसको कंफर्म कर लूं कि हाँ भाई खरीदा है। माल खरीदा होगा तो बिल होगा, बिल होगा ना, और उसको भुगतान किया होगा, उसका प्रूफ होगा। तो मैं बिल की कॉपी मांग रहा हूं कि लो भैया ये बिल दिखाओ इसका। समझ में आ रहा है क्या? आप बताओ, क्या सबके बिल होते हैं? क्या सभी लेन देनों के बिल होते हैं? बाइक है आपके पास, पंक्चर हुई है कभी? पंक्चर बनवाई है आपने, उससे बिल मांगो। यार तू 20 रुपए ले रहा है पंक्चर ठीक करने के, बिल दे दे। वो कैसा बिल देता तो मैं जूनियर अकाउंटेंट कर रहा होता और आप पंक्चर बना रहे होते। तो ये जरूरी नहीं कि सबके बिल हों। बिल नहीं हो तो खर्चा तो वही है। तो आप खुद का वाउचर बना लो। खुद का क्या बना लो? एक कागज बना लो जिसमें लिख दो कि साहब साइकिल या बाइक पंक्चर अकाउंट डेबिट टू कैश, कि हमारे यहां से कैश का खर्चा हुआ, और खुद ही साइन कर लो। क्या वो अलाउड है? वो भी अलाउड है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लेन देन होते हैं जिनके प्रमाणक होते ही नहीं। तो ये जो बिल हैं या खुद ने बनाए हैं, इनको मैं एक शब्द दे रहा हूं, क्या? प्रमाणक। क्या नाम दे रहा हूं? प्रमाणक को इंग्लिश में बोलते हैं वाउचर। तो बताओ मैं ऑडिट करने जा रहा हूं और मैं किसी क्लाइंट को ये कहता हूं कि आपके जो भी वाउचर वगैरह हैं, जो भी बिल वगैरह हैं, वो मेरे को दिखाओ। तो क्या मैं देख सकता हूं या नहीं देख सकता? लेकिन इस डेफिनेशन में पढ़ते हैं तो वाउचर का तो कहीं मैंने नाम ही नहीं लिखा। इस डेफिनेशन में बताओ मैंने वाउचर का नाम लिखा कहीं? प्रमाणक का तो नाम ही नहीं लिखा। तो कंपनी कहेगी साहब आप प्रमाणक लेने के लिए अधिकृत नहीं हो, क्योंकि यहां लिखा हुआ नहीं है। तो इस चीज के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक और परिभाषा पढ़ते हैं। कंपनी एक्ट में एक और परिभाषा दी हुई है, कौन सी? बुक्स एंड पेपर। बुक्स एंड पेपर, इसकी परिभाषा दी गई है धारा 2 की उपधारा 12 में। बुक्स एंड पेपर का मतलब क्या है? अगर आप ऊपर नीचे हो जाए, उचूक हो जाओ कि सर 12 में कौन सी थी, 13 में कौन सी थी, तो मैंने जुगाड़ बता रखा आप सबको। क्या जुगाड़ बता रखा है? कि साहब अल्फाबेटिकल देख लेना। अल्फाबेटिकल देखोगे तो ये भी बुक्स और यहां पर भी क्या है? बुक्स। तो फिर आगे का देखते हैं। यहां पर कह रहा है ए और यहां क्या आ रहा है? ओ। पहले क्या आएगा? ए। तो पहले 12 आएगा कि 13? रह जाएगा याद। बुक्स एंड पेपर की परिभाषा किसमें दी गई है? धारा 2 की उपधारा 12 में। धारा 2 की उपधारा 12 क्या कहती है कि बुक्स एंड पेपर में क्या क्या शामिल है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी आपने पढ़ा वो तो शामिल है ही है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी शामिल है। कंपनी के किसी भी टाइप के कोई भी प्रमाणक, प्रमाणक मतलब वाउचर्स, समझ गए ना? अब देखो कंपनी कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट भी करती है। बताओ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं नहीं करती? जैसे हमने हमारा जो ऐप है उसका एक डेवलपर को हायर कर रखा है, जो IITians होते हैं,
ये जो ऐप डेवलप करते हैं, तो हमारा उनसे कांटेक्ट हो रखा है, भाई आप हमारे लिए ये काम करोगे, हम आपको इतना पेमेंट देंगे। तो क्या मैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी चेक कर सकता हूं एज एन ऑडिटर? क्योंकि वो भी किस में आएगा? बुक्स एंड पेपर में। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुबंध। ये सब किस में शामिल है? बुक्स एंड पेपर में। समझ में आ रहा है क्या? इसके अलावा आपने देखा होगा कंपनी कई तरह के क्या बनाती है? रजिस्टर। कई तरह के रजिस्टर मेंटेन करती है, जैसे स्थायी संपत्तियों का रजिस्टर, संचालकों का रजिस्टर, अंशधारियों का रजिस्टर। तो क्या मैं वो रजिस्टर भी चेक कर सकता हूं या नहीं कर सकता? बताओ बच्चों, कर सकता हूं या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। ये सब किस में शामिल है? बुक्स एंड पेपर में। अब एक किस्सा सुनाता हूं आपको और मुझे इसका आंसर देना आप। मैं कंपनी में ऑडिट करने गया, तो मैंने क्या देखा कि कंपनी में डायरेक्टर लोग जो हैं वो आपस में बैठ के मीटिंग करते हैं। क्या कंपनी के डायरेक्टर मीटिंग करते हैं? क्योंकि कंपनी तो कृत्रिम व्यक्ति है, बिना मीटिंग के कोई निर्णय होंगे ही नहीं। और ये तो प्रजातंत्र है, एक आदमी की नहीं चलती है। कभी भी कंपनी में एक अकेला व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता, बाकायदा मीटिंग होगी और उसमें वोट पड़ेंगे, और जिधर बहुमत हो जाए उधर क्या होंगे? निर्णय होंगे। समझ में आ रहा है? आप बताओ, डायरेक्टर लोगों ने मिलकर क्या करी? मीटिंग करी। बताओ उस मीटिंग को क्या कहते हैं? बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में बहुत सारी बातें क्या हुई होंगी? डिस्कस। कुछ बातें पास हो गई होंगी और कुछ फेल हो गई होंगी। किसी भी सभा में, चाहे वो सदस्यों की सभा हो, चाहे वो संचालकों की हो, यानी कि चाहे वो बोर्ड सभा हो चाहे वो साधारण सभा हो, उसमें जो मामले पास होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रस्ताव। अगर बोर्ड सभा में मामला पास हुआ तो बोर्ड प्रस्ताव, साधारण सभाओं में हुआ तो या तो साधारण प्रस्ताव या विशेष प्रस्ताव। तो आपने जो मीटिंग करी, मीटिंग में जो मामले पास हुए, जो प्रस्ताव बने, तो कंपनी एक्ट कहता है कि मीटिंग होने के 30 दिन के अंदर अंदर वो जितने भी प्रस्ताव हैं उनको एक पुस्तक में लिखा जाएगा। और ये मैंडेटरी है कि प्रत्येक कंपनी की मीटिंग की जो भी समरी है उसको एक पुस्तक में लिखा जाएगा। उस पुस्तक को अपन क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सूक्ष्म पुस्तिका। क्या कहते हैं? सूक्ष्म पुस्तिका। एक और नाम देता हूं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? और कार्यवर्त पुस्तिका। और इसका इंग्लिश शब्द भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ये इंग्लिश को हिंदी में लिख देते हैं। मिनट्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मिनट्स। अब ये टेक्निकल शब्द है, समझ में आ रहा है क्या? तो साहब मैं जब कंपनी की ऑडिट करने गया तो मैंने क्या देखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंगें करी है। तो पहले तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि तुमने मीटिंगें करी, मुझे नहीं बुलाया। तुमने मीटिंगें करी और मुझे नहीं बुलाया, तुमने आपस में मीटिंग कर ली, न्योता क्यों नहीं भेजा? तो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, क्या अंकेक्षक को बोर्ड सभा में उपस्थित होने का अधिकार है या नहीं है? क्या अंकेक्षक को बोर्ड सभा में उपस्थित होने का अधिकार है या नहीं है? बताओ आंसर क्या दोगे? देखो साहब, आपको बोर्ड सभा में उपस्थित होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि बोर्ड सभा में कौन उपस्थित होंगे? संचालक। और ऑडिटर कंपनी का अधिकारी थोड़ी है, संचालक तो है ही नहीं, वो तो स्वतंत्र व्यक्ति है, तो उसको नहीं बुलाया जाएगा। तो ऑडिटर का पहला जो दिमाग में कंफ्यूजन था वो तो क्लियर हो गया कि भाई बोर्ड सभा में आपको क्यों बुलाएंगे। पर तुमने बोर्ड सभा में जो किया, जो डिसीजन लिए, उसको एक पुस्तक में रखा जाता है। कौन सी पुस्तक में? मिनट बुक में लिखा जाता है। तो ऑडिटर ने संचालक मंडल को यह कहा कि आपकी मिनट बुक्स दिखाओ,
मैं उसको जांचूंगा। आपकी जो मिनट्स हैं वो दिखाओ, मैं उसको जांचूंगा। तो संचालक भड़क गई, बोले सीए साहब आप ऑडिट हमारी करने आए हो कि लेखा पुस्तकों की? मैंने कहा लेखा पुस्तकों की। तो बोले बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करो, बैलेंस शीट चेक करो, लाभ हानि खाता चेक करो, बैंक स्टेटमेंट चाहिए वो ले लो। आप तो हमारे पीछे पड़ गए। हमने मीटिंग में क्या डिसीजन लिए ये हम आपको नहीं दिखाएंगे, ये कंपनी की गोपनीय बातें हैं। ये हमारी मीटिंग्स में जो हमने किया हम आपको नहीं दिखाएंगे। समझ में आ गया क्या? तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या अंकेक्षक बोर्ड सभा की सूक्ष्म पुस्तिका तक पहुंच का अधिकार रखता है? देखो, सूक्ष्म पुस्तिका की कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती है, वो तो डिसीजन है। डिसीजन की एंट्री थोड़ी होती है। एंट्री तो किसकी होती है? लेन देनों की। भाई आपने डिसीजन लिया कि हम बैंक से ऋण लेंगे, तो डिसीजन की कोई एंट्री थोड़ी होगी। एंट्री तो कब होगी? जब ऋण ले लोगे। तो मैं तो डिसीजन चेक करना चाह रहा हूं, क्या मैं चेक कर सकता हूं? बताओ। और संचालक ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, आपका अधिकार नहीं है। बताओ कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? तो इसका आंसर क्या आएगा? यस, क्योंकि ये किसका पार्ट है? बुक्स एंड पेपर का, और वो मुझे अधिकार है। समझ में आ रहा है क्या? इस पे स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। सीए में तो बहुत बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि क्या अंकेक्षक बोर्ड सभा की सूक्ष्म पुस्तिका तक पहुंच का अधिकार रखता है? तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि ये बुक्स एंड पेपर का ही पार्ट है। ठीक है। बिल्कुल, ये बात तो इसने बच्चे ने बिल्कुल सही कही कि सर दो कंपनी है और आप कंपनी की गोपनीय बातें जानना चाह रहे हो और आप दूसरी कंपनी को शेयर कर दोगे तो कंपटीशन का मामला है, व्यापार है, राज का खेल है, और वो आपको अपने राज क्यों बताएं? यही ना? तो बेटा दाई से पेट छुपाओगे कैसे काम चलेगा? बताओ। नहीं समझे क्या? दाई से पेट नहीं छुपा सकते आप। कुछ ही कर रहे हो चाहे, और चाहे ईमानदार हो, हमें पूरे अधिकार हैं। हमें पूरे अधिकार हैं कि हम आपकी गोपनीय पुस्तकें, राज की पुस्तकें, व्यापार के राज सब जानने का अधिकार रखते हैं। हाँ, अब आपके मन का वहम भी दूर करते हैं। इस बच्चे ने कहा सर ऐसे तो आप उनके व्यापार के सारे राज जान जाओगे और दूसरों को बता दोगे। तो यहां मेरे कुछ प्रोफेशनल क्या है प्रिंसिपल्स जो हमें फॉलो करने होते हैं। मैं आपको ध्यान नहीं पढ़ाना चाह रहा, आगे चैप्टर में मैं बताऊंगा कि किसी भी अंकेक्षक के ऊपर 9 सिद्धांत लागू होते हैं जो उसे हर हाल में क्या करने हैं? फॉलो करने हैं। हम उन सिद्धांतों को पालना करेंगे। अगर हम उनकी पालना नहीं करते हैं तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, पेशेवर दुराचरण है जो कोड ऑफ कंडक्ट की पालना नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है? और फिर मेरे खिलाफ क्या होगी? कार्रवाई होगी। कितने सिद्धांत है हमारे? 9 को मैं एक डायलॉग से समझा दूंगा जो मैं आपको अभी नहीं पढ़ाना चाह रहा, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। डिस्को करेंगे हम, वो भी जोड़े के साथ, डिस्को पेयर। ये 9 शब्द हैं, ये हमारे सिद्धांत हैं। डी का मतलब डॉक्यूमेंटेशन। बिना डॉक्यूमेंट्स के मैं राय नहीं दे सकता। हवाई फायर थोड़ी करूंगा। मेरे मन में आ गई कि ये बच्चा अच्छा है तो अच्छा बता दूंगा। मैं कहूँ नहीं ये बच्चा तो बदमाश है, बदमाश बता दूंगा। अरे भैया मेरे पास क्या होना चाहिए? उसकी डॉक्यूमेंटेशन। ये पहला सिद्धांत। आई का मतलब होता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी बोले तो ईमानदारी। ऑडिटर मस्ट बी हॉनेस्ट। ऑडिटर को ईमानदार होना चाहिए, मिलीभगत करके फ्रॉड नहीं करना चाहिए। एस का मतलब होता है स्किल। स्किल जानते हो? चातुर्य, दक्षता, जो आपने अपनी पढ़ाई से सीखी, जो आपने ट्रेनिंग ली, उसको आपको क्या करना है? यूज करना है। बिना चातुर्य के, बिना दक्षता के आपको काम नहीं करना।
सी का मतलब क्या है? अब आपके क्वेश्चन का जवाब सी है। सी का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता। हमारा सिद्धांत हमको ये कहता है कि इस हाथ को जो मालूम चला वो इस हाथ को भी मालूम नहीं चलना चाहिए। समझ रहे हो? मतलब बड़ियों का सिद्धांत लगाते हैं हम यहाँ पे। बड़ियों को देखा आपने? देखा है? नहीं देखा तो ये देख लो, एक सामने खड़ा बिल्कुल देसी और प्योर बढ़िया हूं मैं। बढ़िया वाले सारे गुण है मेरे में। हमारे बढ़ियों का एक उसूल है कि सारे दिन रोते रहो, यार ये खर्चा हो गया, यार ये हो गया, यार वो हो गया। कमाई के लिए बोलो ही मत। क्या कमा रहे हैं बताओ मत। मेरी बीवी को भी नहीं मालूम मैं क्या कमाता हूं। इस हाथ ने जो कमाया इस हाथ को भी मालूम नहीं चलेगा। गोपनीय, टॉप सीक्रेट। और ये अंक 1 का सिद्धांत है कि किसी क्लाइंट से कोई इंफॉर्मेशन आई है, आप खुद सोचो उस क्लाइंट ने मुझे इंफॉर्मेशन क्यों दी? विश्वास करके। और मैं उसका विश्वास तोड़ दूं, किसी और को शेयर कर दूं, तो लोग मुझे सूचना देना ही क्या कर देंगे? तो फिर मैं ऑडिट ही नहीं कर पाऊंगा। तो ये हमारा सिद्धांत है कि हमें क्या रखना है? कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है। समझ लो? पर हर चीज के अपवाद भी होते हैं बच्चों। मेरे क्लाइंट की इनकम टैक्स की रेट बढ़ी तो वो घबरा गया। अधिकारी ने पूछा, हाँ जी तुम्हारी लेखा पुस्तकें कहाँ है, सब लेके आओ इधर, क्योंकि वो तो सब पुलिस वाले होते हैं एक तरह के। तो वो घबरा गया और उसने मेरा कार्ड दे दिया, सब हमारे सीए साहब के पास है, यही जाने। क्यों घबराते? वो हमारा नाम ले देते हैं। सीए साहब के घर भी पहुंच गए, उसको भी दबोच लिया। और इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं ये तुम्हारे क्लाइंट हैं, तुमने इनकी ऑडिट करी है, इनसे संबंधित कुछ दस्तावेज आपके पास हैं, हमें प्रोवाइड करवाओ। मैं कहूं साहब गोपनीयता, कॉन्फिडेंसिटी, मैं वहां डिस्को कर रहा हूं तो मेरा डिस्को निकाल देंगे वो वहीं। तो बताओ गोपनीयता नियम के क्या हो गए? अपवाद। कि अगर कानूनन आपको किसी को देना पड़ता है तो देना भी पड़ेगा, अगर मेरा कानूनी दायित्व बनता है तो। ये सब चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओ का मतलब क्या होता है? यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स, दूसरे के काम को यूज करना। क्या हम दूसरे के काम को यूज करते? करना ही पड़ेगा। मैं अकेला करूंगा क्या सारा काम? बताओ दूसरे के काम को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? दायित्व किसका रहेगा? दायित्व मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा, चाहे दूसरे के काम को यूज करो या नहीं करो। पर आप दूसरे के काम को यूज कर सकते हो, उनके ऊपर विश्वास कर सकते हो। यह हमारा सिद्धांत है। पी का मतलब क्या है बताओ? प्लानिंग। क्या बिना प्लानिंग की ऑडिट हो जाएगी? ऑडिट तो बहुत बड़ी बात है बच्चों, बिना प्लानिंग के तो आपकी जूनियर अकाउंटेंट नहीं होनी। क्या प्लानिंग करनी पड़ती है? मैं अभी आपकी क्लास लेने से पहले डिपार्टमेंट जाके आया हूँ, जीएसटी के कोई केस चल रहा था तो सुबह सुबह ही मैं वहां जाके आया हूँ। तो आज वहां पे जो बाबू लोग है ना, उन्होंने आंदोलन कर रखा था, नारे लग रहे वहां पे। अरे मैंने कहा क्या हो गया? तो बोले सर हमारी इस बार गहलोत साहब ने सैलरी नहीं बढ़ाई, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। मैं वहां गया तो बहुत सारे लोग थे, उनमें से 5-7 उठ के मेरे दोग देने लगे ठक ठक। मैं कहा भाई कौन हो तुम? अरे मैं जानता ही नहीं। बोले सर मैं आपका ऑनलाइन का स्टूडेंट हूँ, जूनियर अकाउंटेंसी कर रहा हूँ। मतलब जो बाबू लोग हैं ना सेल टैक्स में, वो भी क्या पढ़ रहे हैं? जूनियर अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा पढ़ते कब हो तुम? तो सारे दिन यहाँ लगे रहते हो। अरे सर सुबह शाम का टाइम है, सैटरडे संडे है, पूरी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं लोग। और आप ये मत समझना उनकी तैयारी कमजोर है, क्योंकि उनको तो मालूम है कि आरएएस के बराबर की पोस्ट है। तो वो जो लोग भुगतभोगी हैं तो वो तो और तैयारी कर रहे हैं। बिना प्लानिंग के रिजल्ट आएंगे क्या बताओ? प्लानिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते? बेटा प्लानिंग तभी की जा सकती है जब उस मामले की आपको क्या हो, समझ हो। तो जब तक किसी क्लाइंट के बिजनेस की जानकारी नहीं लेंगे, बिजनेस को समझेंगे नहीं, उसकी प्लानिंग कैसे कर देंगे? समझे कि नहीं समझे? तो प्लानिंग करना भी हमारा क्या है? सिद्धांत है। और नेक्स्ट हमारा सिद्धांत क्या था? ए बोले तो ऑडिट एविडेंस। क्या हम बिना साक्ष्यों की राय दे सकते हैं? बताओ, आप बताओ। हमारे घर में आज खीर बनी है, कैसी बनी? सर मुझे क्या मालूम, मैंने आपकी खीर खाई है क्या? क्या बिना खीर खाए बता सकते हो कि सर आपकी बीवी ने बनाई होगी, बढ़िया ही बनी होगी? है? बिना साक्ष्यों के आप राय नहीं दे सकते। तो ये हमारा सिद्धांत है कि जो भी राय देंगे हमारे पास उसके रिगार्डिंग क्या होना चाहिए? ऑडिट एविडेंस। समझ में आ गया?
फिर इसके बाद में आ जाओ आई, इंटरनल कंट्रोल। आप बताओ शादीशुदा हो या अभी सिंगल हो? अच्छा, अभी पार पड़ी नहीं है। चलो इधर हैं अपने पास, ऐसे भी हैं। बेटा एक बात सही सी बताएगा, लड़की खुद पसंद करी थी कि घर वालों ने? है, बताओ बताओ। शर्मा रहा है। लड़की खुद ने पसंद करी थी या घर वालों ने? फूफा जी ने करी। बच्चों आपको एक मजेदार बात बताता हूं, मेरे पापा की जब शादी हुई, मालूम है मेरे पापा ने मेरी मम्मी को पहली बार कब देखा था? शादी वाले दिन। शादी वाले दिन देखा तो लॉटरी निकलती थी। क्या ऐसा होता था? संबंध कौन तय करता था? घर वाले। और आजकल बच्चे खुद तय करते हैं। तलाक पहले ज्यादा होते थे, क्या होते हैं? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? अरे आपने तो देखा था, समझा था। घर वाले जब करते थे, संबंध चलते थे। जब से आप करने लगे हो तब से लड़कियां फ्रीज में बंद होने लग गई। समझ रहे हो? क्योंकि आप चेक कर रहे हो लेन देन को, और घर वाले चेक कर रहे थे सिस्टम को, कि परिवार कैसा है, किस खानदान से ताल्लुकात रखते हैं। क्योंकि घर वाले मान के चलते हैं कि जैसा परिवार है वैसे ही आप में संस्कार हैं। बताओ ऐसा है कि नहीं है? उसको कहते हैं सिस्टम। तो ऑडिटर लेन देन बाद में चेक करेगा, पहले सिस्टम समझेगा कि तुम्हारे यहां लेन देन होते कैसे हैं, कौन करता है, क्या तरीका है, ताकि वो जोखिम का क्या कर सके, निर्धारण। क्या जोखिम का निर्धारण होता है? पहले मालूम है, किसी के घर की कोई लड़की भाग के शादी कर लेती थी ना, तो बाकी के जो बच्चे हुए ना उनके संबंध होने मुश्किल हो जाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि साहब वो परिवार बदनाम हो जाता था कि साहब इनके यहां तो कोई कंट्रोलिंग नहीं है, तो जोखिम बहुत ज्यादा है कि साहब जो लेके आएंगे वो भाग गई तो क्या करेंगे। तो सिस्टम को चेक करो, सिस्टम से आधार पे हम क्या निकालते हैं, जोखिम। और फाइनली हमें क्या देनी है, रिपोर्ट। तो आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया। अब बताओ मैं ये सूचना ले सकता हूं कि नहीं ले सकता, जांच पड़ताल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। तो अंकेक्षक को सूक्ष्म पुस्तिका भी देखने का क्या है, अधिकार है। भले ही इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती, लेकिन फिर भी ये जांचने का मुझे क्या है, अधिकार है। क्योंकि किसका पार्ट है, बुक्स एंड पेपर का। ये समझ में आ रहा है? इसके अलावा बच्चों इसमें क्या शामिल है, मेमोरेंडम बुक्स। मेमोरेंडम बुक्स, मेमोरेंडम बुक्स का मतलब जानते हो, याददाश्त पुस्तिका। याददाश्ती के तौर पे रखी जाए। अच्छा ऐसी भी रखते हैं क्या लोग, मेमोरेंडम बुक्स जिनकी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती, याददाश्ती के तौर पे रख ली, ऐसा होता है क्या? चलो इसका भी किस्सा सुनाता हूं बच्चों। थोड़े दिन पहले मैं एक जींस खरीदने गया एक दुकानदार के यहाँ, तो उसने मेरे को 4-5 जींस दिखाई, मुझे 3 पसंद आ गई। मैंने उसको कहा भाई साहब ये 3 जींस ही लेके जा रहा हूं, पर रखूंगा 1, 2 आपको वापस दे जाऊंगा। तो उसने कहा साहब ऐसा नहीं होता, आपके जैसे अगर मेरे पास में दिन में 50 ग्राहक आ गए तो मेरी 150 जींस तो लोगों के घर में पड़ी होंगी, मैं क्या माल बेचूंगा। मैंने कहा भाई साहब समझो शादीशुदा आदमी हूं, मैं अपनी पसंद से नहीं ले जा सकता, घर पे पसंद करवानी पड़ेगी। उसकी आंखें भरी आई, अरे पगले रुलाएगा क्या, ले जा तेरा दुख मैं समझ गया, क्योंकि वो भी शादीशुदा था। तो सेम नेचर के आदमी समझ सकते हैं, ये क्या जाने, समझे नहीं समझे। अब वो 3 जींस उसने मेरे को दी, तो बताओ क्या ये सेल है, क्या ये बिक्री है? इसको कहते हैं गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, कि पसंद के आधार पे माल को भेजना। अब वो लिखेगा तो सही ना कहीं कि भाई इसको 3 जींस दिए, तो वो एक डायरी सी बना के रखता है कि साहब 3 जींस ले गए। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने आके उसको 2 जींस वापस दे दी, और एक के मैंने कहा भी बिल बना दे, तो वो यहां से क्या कर देगा, इसको काट देगा, और एक का मेरे को बिल बना देगा। यही तो होता है। ये जो डायरी है इसको क्या कहेंगे अपन, याददाश्त पुस्तिका।
क्या ऑडिटर इसको भी चेक कर सकता है या नहीं कर सकता? क्योंकि साहब 31 मार्च को कई माल ऐसे होंगे जो पसंद के आधार पे बेचे हुए होंगे, लेकिन वो आपका माल बिका नहीं है, वो आपके स्टॉक का क्या है, पार्ट है। तो ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेगा? इसलिए ये भी क्या है, इसका पार्ट है। एक होती है बच्चों स्टैटिकल बुक्स, सांख्यिकीय पुस्तकें, सांख्यिकीय पुस्तकें जिसमें लिखा रहता है भाई कितने सेल के बिल बने, कितने परचेज के बिल बने, कितने डेबिट नोट बने, कितने क्रेडिट नोट बने। तो ये स्टैटिकल बुक्स होती हैं और ये सब मुझे जांचने का क्या है, अधिकार है। बोलो एक बात समझ में आ गई क्या? तो अब आपको नट सेल में समरी बता दूं, आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ लें, कैसे ही घुमा दें कि बताओ ये अधिकार है या नहीं है या नहीं है, तो आपका हमेशा आंसर क्या होगा, हाँ है। चाहे वो लेखा पुस्तकें हो, चाहे याददाश्त पुस्तकें हो, चाहे सांख्यिकी हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे रजिस्टर हो, चाहे प्रमाणक हो, हमें सबके ऊपर जांचने का क्या है, अधिकार है। क्या ये एक बात समझ में आ गई? अंकेक्षक को किसको जांचने का अधिकार है, लेखा पुस्तकों तक। अब यहां पर सभी समय का मतलब क्या है, एट ऑल टाइम। देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल है। कंपनी में क्या होता है कि कुछ समय के लिए रजिस्टर जो होता है शेयर होल्डर का, उसको बंद कर दिया जाता है। बंद का मतलब कि ना कोई सेल होगी ना कोई परचेज होगी, तो उसको उस समय कोई भी जांच पड़ताल नहीं कर सकता, क्योंकि उनको डिविडेंड डिक्लेयर करना है। रोज शेयर खरीदते रहेंगे बेचते रहेंगे तो मैं डिविडेंड दूं किसको? मेरे को पता चला सुबह इनका नाम लिखा होता है, इनको डिविडेंड देना था, शाम को तो ये आ गए, ये तो बेच गए, तो मेरे को सेल परचेज क्या करनी पड़ती है, कुछ दिन के लिए बंद करनी पड़ती है। लेकिन ऑडिटर का उस समय भी जांचने का क्या होता है, अधिकार होता है। यानी ऑडिटर को कभी भी आप मना नहीं कर सकते। यहां तक समझ में आ रहा है? और एक आखिरी शब्द आपके सामने, क्या, पहुंच। पहुंच का मतलब क्या है? क्या मैं लेखा पुस्तकों को जांच सकता हूं? बताओ, जांच सकता हूं क्या? निरीक्षण कर सकता हूं? क्या उनकी फोटोकॉपी ले सकता हूं? क्या उनकी फोटोकॉपी ले सकता हूं? या उनके ऊपर टिक मार कर सकता हूं, ऐसे टिक कर सकता हूं? तो बच्चों ये जो पहुंच शब्द है ना, बहुत बड़ा शब्द है। पहुंच में आपका लेखा पुस्तकों को जांचने, निरीक्षण करने, प्राप्त करने, जेरॉक्स लेने, इन सबको शामिल किया जाता है। आप जांच सकते हो, आप निरीक्षण कर सकते हो, आप लेखा पुस्तकों की प्रति लिपि ले सकते हो, इवन आप ऑडिट में उन लेखा पुस्तकों के ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क भी पुट कर सकते हो। आइडेंटिफिकेशन मार्क का मतलब समझ गए कि हम जांचते जाएंगे और एंट्रियों को क्या करते जाएंगे, टिक करते जाएंगे। हम इस तरीके के टिकिंग कर सकते हैं। सर ये टिक करना तो सीख लो, आप उल्टा कर रहे हो, टिक तो यूं होता है और आप यूं कर रहे हो। देखो साहब, ऑडिटर जब भी कोई मार्क पुट करेगा तो विशेष चिन्ह का क्या करेगा, यूज करेगा, जो जनता नहीं करती। समझो, हमारी तो पहचान ही कुछ ऐसी है। आप मेरी गाड़ी पे देखना, ये लोगो लगा हुआ मिलेगा। ये टिक मार्क जो है ना, ये ऑडिट का प्रतीक है। बोलो समझ में आ रहा है? विशेष चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो जो पेन यूज में लेते हैं हम, वो ब्लैक और ब्लू अलाउड नहीं है। ऑडिटर कौन सा पेन काम में लेगा, या तो रेड या ग्रीन। ब्लैक और ब्लू पूरी दुनिया यूज करती है, हमको कुछ डिफरेंट यूज करना है। और पेंसिल, कलर पेंसिल भी आती हैं, वो भी अलाउड नहीं है। तो हमें कुछ विशेष चिन्हों का क्या करना होता है, प्रयोग करना होता है। और हम लेखा पुस्तकों पर क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी पुट कर सकते हैं। बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? क्लियर है? एक और कहानी सुनाऊं। सब मैं एक जगह ऑडिट करने गया, तो मैं जाके बैठा ही था, इतने में एक चपरासी आया। बोला सर आप क्या लेंगे? मैं कहा केस बुक लिया। अब ऑडिटर और क्या मांगेगा, केस बुक लिया, बैंक बुक लिया, चेक कर लेते हैं। बोला सॉरी सर, मैं ये पूछ रहा था चाय कॉफी समोसा क्या लेंगे आप?
मैं कहा नहीं केस बुक, सॉरी सर ये तो मैं नहीं दे सकता। मैं कहा अच्छा तुझे मेरा अधिकार नहीं मालूम कि मैं लेखा पुस्तकों तक सभी समय पहुंच का क्या रखता हूं, अधिकार। और उसने मेरे को मना कर दिया। क्या वो मना कर सकता है? तो मेरा अधिकार किसके विरुद्ध है? कंपनी में तो बहुत लोग होते हैं, कर्मचारी अधिकारी, किसके विरुद्ध? तो ये ध्यान रखना, अंकेक्षक का ये अधिकार किसके विरुद्ध है? कंपनी के अधिकारी के विरुद्ध। और अधिकारी की परिभाषा आप मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन सी धारा थी बताओ? धारा 2 की उपधारा 59 में। ये एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि कंपनी का अंकेक्षक लेखा पुस्तकों की मांग किससे कर सकता है? किससे कर सकता है बताओ? अधिकारी से, ना कि कर्मचारी से। मेरा अधिकार किसके विरुद्ध है? अधिकारी के विरुद्ध है। बोलो यहां तक की बातें समझ में आ गई क्या? क्लियर है? तो ये आज आपका एक अधिकार कंप्लीट हो गया। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है आपको, सुनते जाओ। सबसे पहला ये जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे कि ये अधिकार मेरा किसके विरुद्ध है? अधिकारी के विरुद्ध। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि अंकेक्षक बोर्ड सभा की सूक्ष्म पुस्तिका तक भी पहुंच का क्या रखता है? अधिकार रखता है। ये बातें समझ में आ गई? अच्छा, लेखा पुस्तकें क्या प्रत्येक कंपनी को रखनी अनिवार्य है या नहीं है? कहां पर? पंजीकृत कार्यालय पर। कितनी साल तक? और ये बातें किसमें लिखी हुई हैं? धारा 128 में। तो 3 क्वेश्चन बन गए। लेखा पुस्तकों से संबंधित प्रावधान कौन सी धारा में है? 128 में। लेखा पुस्तकें कंपनी को कब तक रखनी जरूरी है? 8 साल तक। कंपनी को लेखा पुस्तकें कहां रखनी अनिवार्य है? पंजीकृत कार्यालय पर। ये बातें क्लियर है? पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं। अब हम दूसरे अधिकार पे चलते हैं। पहले एक अधिकार पढ़ के सुना देता हूं। कंपनी की लेखा पुस्तकों तक सभी समय पहुंच का अधिकार, धारा 143 की उपधारा 1। अंकेक्षक कंपनी के अधिकारी से, किससे? अधिकारी से सभी समय लेखा पुस्तकों को प्राप्त करने, उनको जांचने, उनकी फोटोकॉपी लेने, उनसे एक समरी तैयार करने, वो अपने हिसाब से समरी भी तैयार कर सकता है, और उनके ऊपर मार्क चिन्हित करने का क्या रखता है? अधिकार रखता है। दूसरा, ये अधिकार अंकेक्षक का किसके विरुद्ध है? अधिकारियों के विरुद्ध है। बुक्स एंड पेपर की परिभाषा किसमें दी गई है? धारा 2 की उपधारा 12 में। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स की परिभाषा किसमें दी गई है? धारा 2 की उपधारा 13 में। तो बुक्स एंड पेपर में क्या क्या शामिल है? चाहे वो, अच्छा आजकल ये और देखो कि सरकार ये चाहती कि कागज कम से कम यूज हो, क्योंकि कागज किससे बनते हैं? तो पेड़ कटेंगे। तो सरकार कहती भाई आप कंप्यूटर यूज करो, बुक्स किसके थ्रू मेंटेन करो? कंप्यूटराइज। समझो आप अगर अकाउंटेंट बन गए और आप ये सोचो कि मैनुअल अकाउंटिंग करनी रहेगी, आजकल मैनुअल है ही कहां, तो वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मानी जाएंगी, चाहे वो पेपर फॉर्मेट में और चाहे किसमें हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। वो तो फॉर्मेट चेंज हुआ ना, चीजें तो वही हैं। में रखे गए बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, डीड, डॉक्यूमेंट्स, बाउचर्स, मिनट बुक्स, रजिस्टर, ये सब किसमें शामिल है? बुक्स एंड पेपर में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम निम्न को शामिल करते हैं: संपत्ति, दायित्व, प्राप्ति, भुगतान, आय, व्यय, क्रय विक्रय, लागत, लेखे। अब ध्यान से समझना, मैंने क्लाइंट को यह कहा कि आपकी लेखा पुस्तकें दो, और उसने मुझे मना कर दिया कि सर हम आपको ये जांचने नहीं देंगे। ऐसा होता है? बताओ, ऐसा होता है या नहीं होता? अब देखो, सामने वाला तो कर सकता है ना मेरे साथ कि सर ये चेक नहीं करने दूंगा, बाकी कुछ भी चेक कर लो। तो मैं क्या करूं ये बताओ। अब मेरा अधिकार था या नहीं था? पर अगले ने मना कर दिया, नहीं देंगे। तो क्या करूं? सिंघम बन जाऊं? बंदूक निकाल लूं? साहब हमारे पास एक बंदूक है और वो है कलम। हम तो कलम से मारेंगे, कोई मारकाट थोड़ी करनी है। एक बात बताओ, क्या मेरे अधिकार क्षेत्र को सीमित किया जा सकता है? प्रबंधक क्या मेरे अधिकार को कम कर सकते हैं?
या नहीं कर सकते? ये उनके पास पावर नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि प्रबंधक अंकेक्षक की कार्य क्षेत्र यानी कि स्कोप को सीमित नहीं कर सकते हैं। प्रबंधक अंकेक्षक के कार्य क्षेत्र को सीमित नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। हो गया सीए साहब, ये भी चेक कर लो, तो बढ़ा सकते हैं। मेरे को फीस दिए जाओ, मैं चेक किए जाऊंगा, और जो मेरा दायित्व वो तो मैं करूंगा ही। आप मेरे से एडिशनल रिक्वायरमेंट चाहते हो वो कर सकते हो, पर जो कानूनन मुझे काम करना है आप उसको मुझे मना नहीं कर सकते। अगर मुझे मना कर दिया गया, मेरे कार्य क्षेत्र पे लिमिटेशन लगा दी गई, कैसा होता है? ऐसा बहुत बार होता है। हम कई ऑडिटें तो मैंने ऐसी कर दी, जब मैं क्लाइंट को कहता हूं चलो साहब स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन कराओ, भाई आपके पास जो स्टॉक पड़ा है दिखाओ, मना कर देते हैं, सर ये संभव नहीं है, नहीं दिखाएंगे। मैं कहता हूं भाई स्टॉक की गणना कर लें, बोले सर हमने खुद नहीं करी, तुम कौन होते हो करने वाले? नहीं होगा। अब बताओ, सामने वाला मेरे अधिकार क्षेत्र पे लिमिटेशन लगा रहा है, मुझे लेखा पुस्तकें देने से क्या कर रहा है? मना कर रहा है, तो मैं क्या करूं? यदि अंकेक्षक के अधिकार क्षेत्र को सीमित किया जाता है, यदि अंकेक्षक के कार्य क्षेत्र को क्या किया जाता है बताओ? सीमित किया जाता है, या मैं क्या बोल दूं, मना किया जाता है, तो ऑडिटर क्या करे? तो ऑडिटर के पास एक ही इलाज है। बताओ, मेरा ऑडिट करके लास्ट काम क्या होता है? रिपोर्ट देना। और रिपोर्ट कितने प्रकार की बताई थी? दो, एक स्वच्छ और एक संशोधित, जो मर्यादित तो उसका पार्ट है। तो अंकेक्षक ऐसी स्थिति में क्या करेगा बताओ? ऑडिट रिपोर्ट को संशोधित कर देगा। अंकेक्षक ऑडिट रिपोर्ट को क्या कर देगा? संशोधित कर देगा। तो देखिए, मान लीजिए किसी ने मेरे को स्टॉक दिखाने से मना कर दिया, स्टॉक के कागज देने से मना कर दिया, स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन कराने से मना कर दिया, तो मैं रिपोर्ट दूंगा कि नहीं दूंगा? रिपोर्ट तो दूंगा, पर रिपोर्ट में क्या लिखूंगा कि मेरी राय में वित्तीय विवरण जो है वो सत्यम उचित सभी प्रस्तुत कर रहे हैं, सिवाय स्टॉक को छोड़कर, क्योंकि मैंने स्टॉक के मामले में कुछ भी काम नहीं किया। तो ये आपने किंतु परंतु डाल दिया। जो ही आपने किंतु परंतु डाला, रिपोर्ट क्या हो गई? संशोधित। तो मेरे पास ये एक हथियार है। तो यहां पर देखो मैंने लिखा है कि यदि अंकेक्षक को कंपनी के अधिकारियों द्वारा लेखा पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो वो अपनी राय को क्या कर सकता है? मर्यादित बोल दो, संशोधित बोल दो, एक ही बात है। यहां तक क्लियर है? और एक और बात, जब मैं ऑडिट करने जाता हूं, मैंने बहुत सारी चीजें चेक करी और फिर मैंने एक राय कायम करी कि हाँ भाई सब कुछ क्या है? सही है। और क्या सबमिट कर दी? रिपोर्ट। उसके 2 साल बाद में सामने वाले ने मेरे ऊपर कोर्ट में केस कर दिया कि सर ये आदमी फर्जी है, इसने रिपोर्ट क्या दी है? फर्जी दी है। क्या कोई कोर्ट में केस कर सकता है मेरे ऊपर? बताओ, कर सकता है? करते ही हैं, रोज ही हो रहे हैं केस। मैं अपने बचाव में क्या कहूं? कोर्ट में मैं कैसे बचूंगा ये बताओ? मैं ये कहूं कोर्ट में, साहब मैंने तो चेक किया था और सब कुछ क्या था? सही था, इसलिए मैंने रिपोर्ट दी। कोर्ट क्या कहेगा? सबूत दिखाओ। क्या हमारे पास सबूत होने चाहिए? तो जब भी आप ऑडिट करने जाओ, जैसे मान लो बैंक स्टेटमेंट है, आप बताएं क्या आप बैंक स्टेटमेंट लेंगे? क्लाइंट से लेंगे नहीं लेंगे? उसका बैलेंस चेक करेंगे? लेखा पुस्तकों में वही आना चाहिए। भाई आपके पास में 2 लाख रुपए बैंक अकाउंट में पड़े हैं, मैं कैसे मान लूं? तो आप मेरे को बैंक स्टेटमेंट की पासबुक देंगे? पासबुक देंगे नहीं देंगे? और उसमें 2 लाख आ रहा है तो मैं मान लूंगा। और मैंने टिक करके आ गया मैं,
और कल को किसी ने कोर्ट में केस कर दिया साहब 2 लाख थे ही नहीं, तो मैं अपने बचाव में क्या कहूं, अगर वो कागज मेरे पास में होता तो मैं कोर्ट में क्या कर देता, सबमिट कर देता कि ये देख लो साहब, ये कागज इनके साइन किए हुए हैं और ये कागज रहा, यही मैंने कहा है। तो क्या ऑडिटर को कार्य के दौरान इस टाइप के कागज जुटाने चाहिए, और जुटा के वहीं छोड़े आए, ले आए, ले आए या छोड़े आए, लेके आओ। तो ऑडिटर कार्य के दौरान जो भी कागज तैयार करता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्य पत्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्किंग पेपर, वर्किंग पेपर, कार्य पत्र। हिंदी में क्या इसके कई नाम है, कार्य पत्र बोल दो या क्या बोल दो, कार्यशील पत्र बोल दो, कार्यशील पत्र बोल दो, या फिर क्या बोल दो, कार्यशील प्रपत्र बोल दो। बताओ ये किसके द्वारा जुटाए जाते हैं, अंकेक्षक के द्वारा। कब जुटाए जाते हैं, ऑडिट के दौरान। और ये मैं ऑफिस में ले आऊं कि नहीं आऊं, संभाल के रखूं या फेंक दूं, किसकी संपत्ति, कार्यपत्र किसकी संपत्ति होते हैं, बताओ। लिए तो क्लाइंट से, फोटोकॉपी तो आपसे ली है मैंने, आपकी बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी ली, वो आपकी है कि मेरी है, आपकी थी अब मेरी है। तो कार्यपत्र किसकी संपत्ति होते हैं, बताओ बच्चों। कार्यपत्र अंकेक्षक की निजी संपत्ति होते हैं। कार्यपत्र अंकेक्षक की क्या होते हैं, निजी संपत्ति होते हैं। ये समझ में आ गया, जो उसने ऑडिट के दौरान जुटाए होते हैं। बताओ कार्यपत्र कौन जुटा रहा है, अंकेक्षक, और ये आपकी पर्सनल असेट्स है। ये बात समझ में आ गई क्या, बोलो, आ रही है बेटा, बिल्कुल लग रहा है बीटेक के हो आप, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। चलो, कार्यपत्र किसकी संपत्ति है बताओ, अंकेक्षक की निजी संपत्ति। इसको मैं लेके आ गया अपने ऑफिस में, फेंक दूं कि संभाल के रखूं, कब तक, 7 साल के, न्यूनतम की अधिकतम, अधिकतम अवधि बताओ, जब तक है जान। अपनी संपत्तियों को कौन फेंकता है बताओ, संभाल के रखो। पर हमें कार्यपत्र न्यूनतम कितने सालों तक संभाल के रखने हैं, 7 वर्ष तक रखना है। और ये बात स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 230 और SQC स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 में बताए गए हैं। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है बच्चों। और ये वाला टॉपिक जूनियर अकाउंटेंट 2023 की एग्जाम में आया था, इस पे भी आप लिख सकते हो मनी बैक गारंटी। नहीं आए तो पैसे ले जाना, पूरी फीस पूरी वापस, ऑडिट की नहीं पूरी। क्या क्वेश्चन आएगा, 2 में से कोई एक आएगा। अंकेक्षण कार्यपत्र किसकी संपत्ति होते हैं, अंकेक्षक की निजी संपत्ति होते हैं। अंकेक्षक उन्हें कितने वर्षों तक संभाल के रखेगा, समझ गए क्या। कोई भी एग्जाम उठा के देख लो ऑडिट की, कोई भी पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब थोड़ा सा अधीनस्थ थोड़ा एडवांस लेवल पे चल जाए तो ये पूछ लेंगे कि अंकेक्षण कार्यपत्र से संबंधित अंकेक्षण मानक कौन सा है, तो क्या कहेंगे, ऐसे 230। समझ में आ रहा है क्या। तो ऑडिटर के ऊपर अगर कोई भी कोर्ट में केस हो जाते हैं तो ऑडिटर को एक कार्यपत्र संभाल के रखने होते हैं। तो देखो क्या लिखा है इन्होंने, प्रत्येक अंकेक्षक को अंकेक्षण के दौरान कार्यपत्र जुटाने चाहिए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अंकेक्षण कार्यपत्र या कार्यशील प्रपत्र या प्रपत्रीकरण के नाम से जाना
जाता है। जो अंकेक्षक की क्या होती है बताओ? निजी संपत्ति होते हैं। जो अंकेक्षक की क्या होते हैं? निजी संपत्ति होते हैं। और ये बात कहां लिखी हुई है? ऐसे 230, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 230 और एसक्यूसी यानी कि स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 में लिखा हुआ है कि कार्यपत्र अंकेक्षक की क्या होते हैं? निजी संपत्ति, जिन्हें कितने सालों तक रखना है? सबके समझ में आ रहा है? ये बच्ची बताएगी। अभी भी फीलिंग आ रही है नॉन कॉमर्स की? नहीं आ रही? नॉर्मल हो? चलो ये तो नॉर्मल हो गई है ना। आता है, देखो क्या होता है, नई नई बहू घर में आती है ना, तो थोड़े दिन अब नॉर्मल रहती है। इसलिए घर वाले भी क्या करते हैं मालूम है? जब बहू आती है तो उसे काम नहीं कराते, उसे एक कमरे में सजा के रख देते हैं। और मोहल्ले पड़ोस वाले भी आते हैं मुंह दिखाई के और पैसे और देके जाते हैं, तो उसको ये फीलिंग आती है वाह 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 वाह, मुंह देखने के लोग पैसे दे रहे हैं। और वो लोग जो ना बाद में उसका मुंह देखने से डरते हैं। समझ लो ऐसा क्यों होता है बताओ? हम नई नई बहू को डायरेक्ट किचन में एंट्री क्यों नहीं देते? क्योंकि पहले उसको समझाया जाता है कि देख ये तेरा देवर है, ये नकचढ़ा है, इसको थोड़ी सी स्पाइसी चीजें ज्यादा पसंद है, तो इसके लिए तू वैसा खाना बनाया कर। और ये तेरे ससुर जी हैं, इनको नमक मिर्च नहीं चाहिए। और ये तेरा पति है, ठीक है, ये बावड़ा है। तभी तो गाना बना कि मेरी सास के 5-5 पुत्र, है ना। तो सब ऐसी कहानी है। फिर जब वो धीरे धीरे घर के सारे राज समझ जाती है, तब वो कंफर्ट जोन में आती है। तो अभी आप बहू की फेज में हो, ठीक है, 1-2 दिन में आप कंफर्ट जोन में आ जाओगी। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? तो चलो ये बच्ची बताएगी, आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। कंपनी को लेखा पुस्तकें कितने वर्षों तक रखनी है? 7 आई आवाज? 8 या 7? हाँ, खेल जाओगे बेटा इतने में, तो ध्यान रखना। कंपनी को लेखा पुस्तकें कितने सालों तक रखनी है? 8 साल। और अंकेक्षक को कार्यपत्र, भूल मत जाना, याद रखना एकदम। कहीं आप गए फ्लो में आ जाओ 7 साल, और ये इतने बदमाश हैं एग्जाम वाले, 7 साल भी दिखेंगे ऑप्शन में और 8 साल भी लिखेंगे, और ऑप्शन ए में 7 साल लिखेंगे, ताकि बच्चा पढ़ते ही सीधा ही क्या कर दे, टिक कर दे। तो ये इसलिए मैंने यहां पे तुरंत इसके साथ लिख दिया ये। और ये बताओ, अंकेक्षक को कार्यपत्र 7 साल तक रखने, ये बात कहां लिखी हुई है? ऐसे 230 और एसक्यूसी 1 में। और कंपनी को लेखा पुस्तकें 8 साल तक रखनी है, यह बात कहां लिखी हुई है? तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 128 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को लेखा पुस्तकें कहां रखनी है? पंजीकृत कार्यालय। और कितने सालों तक? समझ में आ गया क्या? पहला अधिकार क्लियर है? आ रहा है बेटा समझ में? चलिए अब हम चलते हैं दूसरे अधिकार पे। दूसरे अधिकार पे, और जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए उनको बता दूं, हमारे यहाँ कोई डेमो फेमो ये सब नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए नई क्लास वापस शुरू कर दूंगा, ये रूटीन में चल रही है। बहुत लेट हो गए हैं आप, क्योंकि ये लगभग चैप्टर ही कंप्लीट होने में है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था। मतलब आप ये मान लो कि 25 में से 5 से 7 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से ही आने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑडिट के 2 मेन चैप्टर कर लिए, उसमें 16 नंबर के क्वेश्चन आ गए, मतलब 16 क्वेश्चन तो उसी में से आने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जो लेट ज्वाइनिंग है वो आपको ऐप दिया होगा उन्होंने बाद वालों को, तो आप उसको डेली बेसिस पे अपडेट करना शुरू करो, अपने आप को धीरे धीरे समझना शुरू करो। अब हम दूसरा अधिकार पढ़ते हैं। दूसरे अधिकार को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मुझे ये बताना, ये एक कंपनी का हेड ऑफिस है। क्या है? हेड ऑफिस। कहां पर है? जयपुर में। और इस कंपनी की 3 ब्रांच है। इस कंपनी की कितनी ब्रांच है? 3 ब्रांच है। ब्रांच 1, ब्रांच 2 और ब्रांच 3, ठीक है। मान लो ये ब्रांच 1 जो है ये अहमदाबाद में है, ब्रांच 2 सूरत में है, और ब्रांच 3 स्विट्जरलैंड में है, विदेश में है। समझ में आ रहा है? पहला क्वेश्चन, क्या कंपनी अपनी लेखा पुस्तकें जो रखेगी, बताओ कहां रखेगी? पंजीकृत कार्यालय पे। पंजीकृत कार्यालय कहां है इसका? जयपुर का। पर आप प्रैक्टिकली सोचो, ये संभव है क्या
स्विट्जरलैंड के व्यापार की लेखा पुस्तकें जयपुर में कैसे रखी जाएं? तो कंपनी एक्ट में एक इजाजत दे दी कि कंपनी शाखा की लेखा पुस्तकें, कंपनी शाखा की लेखा पुस्तकें, कंपनी शाखा की लेखा पुस्तकें शाखा कार्यालय पर रख सकती है, शाखा कार्यालय पर रख सकती है। यानी कि जो ब्रांच की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कहां रखी जा सकती है? ब्रांच में रखी जा सकती है, इसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो बताओ सूरत की लेखा पुस्तकें कहां रखी जाएंगी? सूरत में। अहमदाबाद की? अहमदाबाद में। स्विट्जरलैंड की? स्विट्जरलैंड में। एक बात क्लियर है? अभी वही बात करते हैं। पहले तो ये समझो लेखा पुस्तकें रख सकते हैं, ये समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, क्या प्रत्येक ब्रांच की भी ऑडिट होगी और हेड ऑफिस की भी होगी? तो दूसरी बात ये हो गई कि प्रत्येक शाखा का भी क्या होगा? अंकेक्षण। प्रत्येक शाखा का भी अंकेक्षण होगा। प्रत्येक शाखा का भी क्या होगा? अंकेक्षण होगा। समझ में आ रही है बात? दो बातें क्लियर है कि सब कंपनी अपनी ब्रांच की लेखा पुस्तकें ब्रांच में रख सकती है और ब्रांच की भी क्या होगी? ऑडिट होगी। दो बातें क्लियर है? तीसरी बात आप बताएं, क्या इन सब का ऑडिटर एक ही आदमी हो या अलग अलग हो सकते हैं? अलग अलग भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि कंपनियां क्या करती हैं, ब्रांच की ऑडिटर भी उन्हीं को अपॉइंट कर देती हैं। यार ब्रांच के लिए अलग अलग कहां से सीए पकड़ेंगे हम, आप ही करो हमारी सारी ऑडिट। और अलग करना चाहे तो अलग भी रख सकती हैं। यहां तक की बातें समझ में आ रही है? क्लियर है? एक बार के लिए मान लेते हैं कि जयपुर का ऑडिटर है जयपुर का जुगल, समझ लो। अहमदाबाद का ऑडिटर कोई और है, सूरत का ऑडिटर कोई और है, और स्विट्जरलैंड का ऑडिटर कोई और है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? धारा 143 की उपधारा 8 में क्या पढ़ा था बेटा, बताना। नहीं, 139 की उपधारा 8 थी बेटा। वो 143 की उपधारा 8 में क्या पढ़ा था कि ये जो ब्रांच ऑडिटर है ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा? समझ गए? तो बताओ, शाखा अंकेक्षक, शाखा अंकेक्षक अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेगा? मुख्य अंकेक्षक को प्रस्तुत करेगा, प्रस्तुत करेगा। और ये बात आपने मेरे से कहां पढ़ी थी? धारा 143 की उपधारा 8 में। मुख्य अंकेक्षक किसको कहते हैं अपन हमेशा? हेड ऑफिस के ऑडिटर को। और ब्रांच ऑडिटर को क्या कहते हैं? शाखा अंकेक्षक। ये ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट किसको भेजेगा? और हेड ऑफिस का ऑडिटर इनको अपनी रिपोर्ट में क्या करेगा? मर्ज करेगा। भाई पंजाब नेशनल बैंक की 11,000 ब्रांचें हैं पूरे इंडिया में, तो 11,000 बैलेंस शीटें बनेंगी क्या? बैलेंस शीट तो सबकी मिला के एक बनेगी, और वो कौन बनाएगा? हेड ऑफिस का ऑडिटर। और सभी ब्रांचों की अलग अलग बनेगी, और वो सारे ब्रांच के डेटा कहां पर आएंगे? हेड ऑफिस में। यही तो होगा। बात समझ में आ रही है क्या? अब मेरा जो क्वेश्चन है वो सुनना। ये जो मुख्य अंकेक्षक है जयपुर का जुगल, क्या इसको ब्रांच जाने का अधिकार है या नहीं है? शाखा के भ्रमण का अधिकार है या नहीं है? जबकि वहां ऑडिट हो रही है, ब्रांच की ऑडिट हो रही है, कोई और दूसरा ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, वो आपको रिपोर्ट भी भेज देगा। समझे कि नहीं समझे? बताओ, अधिकार है या नहीं है? चाहे शाखा विदेश में ही हो, चाहे शाखा विदेश में ही हो। अब ये जयपुर का जुगल क्या बोलता है क्लाइंट को? मैं तो स्विट्जरलैंड जाऊंगा। अरे भाई क्यों जाएगा? लेखा पुस्तकों को देखने। बोले साहब वहां ऑडिट हो रही है। नहीं, मेरे को मतलब नहीं है, मैं तो जाऊंगा। क्या मुझे अधिकार है या नहीं है?
क्यों है? मुझे अधिकार क्यों दिया गया? कुछ बोल रहे हो? बात आपकी 100% सही है। ये कहना सर हेड ऑफिस का ऑडिटर ब्रांच का निरीक्षण कर सकता है। मैं वही तो पूछ रहा हूं, क्यों कर सकता है? ब्रांच वाले को तो पावर नहीं दिया कि हेड ऑफिस आ जाओ। नहीं, ऐसे समझो, एक एग्जाम्पल से समझो। एक मटका है, क्या है? मटके में क्या है? पानी। ये मटका है और इस मटके में क्या है? पानी है। पानी कहां से आया? ये मान लेते हैं ये 3 ब्रांच है, ये 3 ब्रांच है। 1 गिलास पानी इसने दिया मुझे कि लो सर। मैंने आव देखा ना ताव, उस पानी को उठा के इस मटके में डाल दिया। समझ में आ रहा है? 1 गिलास दिया इन्होंने, मैंने आव देखा ना ताव, उसको उठा के इस मटके में डाल दिया। ये बदमाश है, इसने मुझे पानी का क्या दिया? 1 गिलास, लेकिन उसमें क्या मिलाया? जहर। मैंने आव देखा ना ताव, जहर भरा हुआ गिलास मटके में डाल दिया। और अब मैं लोगों को क्या कह रहा हूं? पियो, खूब पियो। क्या पिला दिया मैंने? क्या मिला दिया मैंने? जहर। क्या मैं उत्तरदायी होऊंगा? जहर मैंने मिलाया या नहीं मिलाया? दायित्व मेरा है, दायित्व मेरा है, क्योंकि मैं कौन हूं? हेड ऑफिस का ऑडिटर। मैं आपको बताऊं, हमारे घर में सबसे जो बड़े थे, अब तो एक्सपायर हो गए, मेरे ताऊ जी थे। और वो क्या थोड़े से गुस्सेल थे, उनको छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता था, लेकिन घर के करता धरता वही थे। और उनका स्वभाव ऐसा था कि वो पूरे परिवार को एकजुट रखना चाहते थे। सब बच्चों को बिजनेस करा करा के दिए, धंधे करा करा के दिए कि तू ये काम कर। वो भलाई करते थे, पर उनको रोज गालियां सुननी पड़ती थी। कैसा होता है? देखो, घर का बड़ा अगर तारीफ सुनेगा तो बुराई भी सुनेगा। ये बड़ा है, ये दूसरे के काम को यूज कर रहा है। पहले तो बताओ, यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता? दूसरे के काम को यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। दायित्व किसका आएगा? तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दूसरे के काम को यूज करो। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि यदि वैधानिक अंकेक्षक शाखा अंकेक्षक के कार्य को यूज में लेता है तो दायित्व किसका रहेगा? ऑप्शन ए शाखा अंकेक्षक का, ऑप्शन बी वैधानिक अंकेक्षक का, ऑप्शन सी आंतरिक अंकेक्षक का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, वैधानिक अंकेक्षक का ही रहेगा। तो जब आपके दायित्व आ रहे हैं तो बताओ अधिकार दें कि नहीं दें? भाई आप मुझे कह रहे हो कि जहर मिल गया तो आप जिम्मेदार हो, तो मुझे अधिकार दो वहां पर जाने का और वहां की लेखा पुस्तकों को जांचने का। तो मैं आपका दायित्व लूंगा, नहीं तो क्यों लूं? भले ही ऑडिट हो रही होगी, भले ही शाखा कहां होगी? विदेश में। तो बताओ अंकेक्षक का अधिकार क्या हो गया? कि वो शाखा कार्यालय का भ्रमण कर सकता है, चाहे शाखा कहां हो, विदेश में ही क्यों ना हो। शाखा कार्यालय की लेखा पुस्तकों को जांच पड़ताल कर सकता है, भले ही उसकी ऑडिट ही क्यों ना हो रही हो। इसका एकमात्र अपवाद क्या है? विदेश में अगर आपकी क्या है? बैंकिंग कंपनी। क्या है बताओ? बैंकिंग कंपनी। तो बैंकिंग कंपनी के केस में उसकी जो ब्रांचेज हैं, जो कहां हैं? विदेश में, उसको भ्रमण करने का आपका अधिकार नहीं है। समझ में आ गया? अगर आप बैंक के ऑडिटर हो और बैंक की ब्रांच कहां है? विदेश में, तो आप विदेश नहीं जा सकते। बाकी सब में एक्ट में लिखा हुआ है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लिखा हुआ है। बोलो यहां तक समझ में आ गया सबके? सर तो आप हमें क्या सिखा रहे हो कि ये हेड ऑफिस का ऑडिटर इन पे विश्वास नहीं करे? बताओ विश्वास करे कि नहीं करे? बताएं। बेटा विश्वास कर सकते हो, पर अंधा विश्वास मत करना। मैं आपको इसमें एक किस्सा सुनाता हूं। सुनाया था? मेरा एक दोस्त था हेमंत नाम का, यहां टोंक रोड पे मोरानी मोटर्स के सामने वो अपनी बाइक से जा रहा था। पता नहीं उसका कैसे बैलेंस बिगड़ा, उसकी बाइक स्लिप हुई, वो गिरा और पीछे से ट्रक उसके ऊपर चढ़ गया और ऑन स्पॉट ही उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो डेथ हो गई तो साहब हम उसके अंतिम क्रियाकलाप में पहुंचे।
वहां मेरा एक दोस्त है LIC का एजेंट, वो भी आया था, और वो शमशान घाट में ही बोल रहा है मेरे को जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी LIC ले ले। बोला ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, तेरे साथ भी हो सकता है। मैं कहा यार अनहोनी है, पूछ के थोड़ी होगी, किसी के साथ भी हो सकती है। तो मैं उस दिन थोड़ा भयभीत हुआ। बोले देख तू पॉलिसी ले ले, मेरी बात मान। क्यों? क्योंकि तू तो चला जाएगा पीछे, इन बच्चों को बेचारों को छोड़ जाएगा, तो तू पॉलिसी ले जो कम से कम तेरी जगह इनको पैसा तो मिले। तो मैंने कहा बात तो तेरी सही है। मैंने कहा तू एक काम कर, पॉलिसी दे दे। मैंने पॉलिसी ले ली 2 करोड़ रुपए की। अगर आज मैं निपट जाऊं तो घर वालों को 2 करोड़ मिलेंगे। और नॉमिनी रख दिया किसको? मेरी वाइफ को, क्योंकि मरने के बाद ये पैसा मेरी बीवी को मिल जाएगी। तो मेरे थोड़ा सा सुकून हुआ कि चलो ठीक है। उसके 2 दिन बाद की बात बताता हूं। मैं टीवी देख रहा था, टीवी पे आ रहा था एक सीरियल सावधान इंडिया। उसमें क्या दिखाया गया कि एक पत्नी ने अपने ही पति का मर्डर करवा दिया इंश्योरेंस पॉलिसी के लालच में। अब एक नया डर उत्पन्न हो गया कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, ये तो पंगा ले लिया। बच्चों वो दिन है, आज का दिन है। मेरी बीबी जब भी दाल बनाती है, मैं पहला निवाला उसको खिलाता हूं। मेरी बीबी पूरी कॉलोनी में मालूम है क्या कहती है कि मेरे हस्बैंड इतने प्यारे हैं, मेरी जूठन खाते हैं। उसको क्या मालूम, यूजिंग द वर्क ऑफ अनोदर, दूसरे के काम को क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। बच्चों सावधानी अठी और सब्जी पूरी बटी। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि आप अपनी बीवी पे शक करें, लेकिन सावधान रहें क्योंकि अपराधी हो गए हैं अलर्ट। समझ गए? तो बताओ क्या मैं शाखा अंकेक्षक के ऊपर विश्वास कर सकता हूं या नहीं कर सकता? कर सकता हूं, विश्वास कर सकता हूं, मैं उनके काम को यूज भी कर सकता हूं। लेकिन जो ही आपको लगे कुछ तो गड़बड़ है, तो ये आपको अधिकार है। क्या अधिकार है? सुनो, कंपनी के मुख्य अंकेक्षक को शाखा के भ्रमण का क्या है? अधिकार है। भले ही शाखा कहां हो, विदेश में ही क्यों ना हो, किंतु इसका अपवाद है, बैंकिंग कंपनी की विदेशी शाखा के भ्रमण का आपको कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, अंकेक्षक शाखा कार्यालय के लेखा पुस्तकों भी क्या कर सकता है? जांच पड़ताल कर सकता है। हाँ, एक चीज और सुनो, ये जो जयपुर का जुगल है, ये अहमदाबाद के ऑडिटर को ही कहता है भाई तूने ऑडिट करी बना करी है साहब, तो तूने वर्किंग पेपर भी बनाए होंगे, क्योंकि वो तो हर ऑडिटर बनाता है। तो ये जयपुर का जुगल अहमदाबाद के ऑडिटर को ये कहता है कि तेरे वर्किंग पेपर की एक कॉपी दे, मैं जांचूंगा। समझ में आ गया क्यों? क्या मुख्य अंकेक्षक शाखा अंकेक्षक के कार्यपत्र की मांग कर सकता है या नहीं कर सकता? यहां कंफ्यूजन की डेट है। बताओ बेटा क्या चिंता चल रही है मन में? कार्यपत्र किसके होते हैं? बस बताओ, क्या मुख्य अंकेक्षक शाखा अंकेक्षक के कार्यपत्र की मांग कर सकता है? नहीं, क्योंकि ब्रांच ऑडिटर क्या कहेगा? डाउट है, डाउट है, आजा ब्रांच आजा, विजिट कर ले, लेखा पुस्तकें चेक कर ले, मेरी कॉलर पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्यपत्र किसके हैं? मेरी निजी संपत्ति है, कंपनी की नहीं है। और आपका अधिकार किसके विरुद्ध है? कंपनी के विरुद्ध, उस अंकेक्षक के विरुद्ध नहीं है आपका अधिकार। डिस्प्यूट कौन सा हुआ, मैटर वो करेगा। अगर मान लीजिए कोई भी किसी ने केस कर दिया और मेन ऑडिटर पे कर दिया, पर गड़बड़ किस में मिली थी? ब्रांच ऑडिटर में, तो आप ये समझ लेना दायित्व किसका आएगा? मुख्य अंकेक्षक का आएगा। कार्यपत्र में उसकी क्यों रखूंगा? लेखा पुस्तकें रख लो, आप खुद बनाओ जाके, क्योंकि जो कार्यपत्र हैं वो उस अंकेक्षक की क्या है? निजी संपत्ति। तो ऐसे देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख्य अंकेक्षक को शाखा कार्यालय के अंकेक्षक के कार्यपत्र मांगने का कोई अधिकार नहीं होता, पर वो शाखा कार्यालय भ्रमण कर सकता है, वहां की लेखा पुस्तकें जांच सकता है। बताओ अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि वो उस अंकेक्षक की निजी संपत्ति है। समझ में आ रहा है? तो देखो, अंकेक्षक शाखा कार्यालय के लेखा पुस्तकों की जांच पड़ताल कर सकता है, लेकिन शाखा अंकेक्षक के कार्यपत्र की मांग नहीं कर सकता, क्योंकि शाखा अंकेक्षक के कार्यपत्र शाखा अंकेक्षक की क्या है? निजी संपत्ति है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो 2 अधिकार मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिए।
तीसरा अधिकार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पिछली बार एग्जाम में ये पूछ लिया गया, तो अब नहीं पूछेंगे इसको कि आप कोई भी सूचना, कोई भी स्पष्टीकरण जो आपको आपके ऑडिट पर्पज के लिए जरूरी लगे वो अधिकारी से मांग सकते हो। तो कल अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? आज इतना ही करते हैं।